सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, ईद से एक दिन पहले भी हम ये एक चीज़ देख रहे हैं और वो है मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी। गहमा गहमी मंडियों में है और गर्मा गर्मी सियासत में नज़र आ रही है। आज भी पाकिस्तान मुस्लिम नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने हुकूमत पर खासी तनकीद की और कहा कि 2 साल में पूरी दुनिया में इतनी मईशत कहीं नहीं गिरी, यानी जितनी पाकिस्तान में 60% तक मईशत को गिरा दिया गया। तमाम के तमाम कवानीन जितने बनाए जा रहे हैं नैब से मुतालिक, वो अपने सियासी मुखालफीन को मद्देनज़र रख कर बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान अहमद नियाजी की हुकूमत पूरी तरह से पिट चुकी है। अब हमने NRO ना मांगा है ना हमें NRO चाहिए। हम पहले भी इस वक्त मुकदमात भुगत रहे हैं, लेकिन अवाम को तो NRO दे दो। अवाम के लिए जो महंगाई आपने बढ़ा दी है, मुश्किलात बढ़ा दी हैं, उनको तो कम कर दिया जाए। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फे तमाम अपोजिशन जमातें पूरा एक मोमेंटम बना रही हैं जो ईद के बाद APC की सूरत में होगा। लेकिन उस APC के हवाले से कहा जाता है हुकूमत की जानिब से कि इसके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, क्योंकि इस APC में अब कुछ नहीं है। उसकी मिसाल दी जाती है कि जब 2 बड़ी अपोजिशन जमातों के वे रहनुमा, एक सदर और दूसरे चेयरमैन, गुफ्तगू मीडिया से कर रहे थे तो जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा था इस सारे अमल की। शहबाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर और बिलावल भुट्टो साहब शहबाज शरीफ साहब पर यह जिम्मेदारी डाल रहे थे कि वो इस सारे अमल को लीड करेंगे। तो अब वो जो कोशिशें हो रही हैं अपोजिशन को इकट्ठा करने की, सारे तमाम तर मामलात की, वो क्या वाकई पूरी हो पाएंगी या नहीं। दूसरी जानिब हुकूमत कहती है कि उसे किसी भी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, कोई डर नहीं है, वो बहुत रिलैक्स हैं क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मईशत बेहतरी की जानिब जा रही है और इस वक्त आवाम के लिए वो रिलीफ की सूरत में बेहतर से बेहतर पैकेज वो ला रहे हैं। अब ईद कुर्बान के बाद क्या किसी की कुर्बानी मकसूद होगी या नहीं, क्योंकि अपोजिशन कहती है कि छोटी छोटी जो कुर्बानियाँ हैं ये बड़ी कुर्बानी की सूरत में ही सामने आएंगी। छोटी कुर्बानियों से मुराद वो 2 दिन पहले 2 मुआवनीन खुसूसी के इस्तीफ़ों की सूरत में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बहुत कम है, आगे चलकर चीज़ें सामने आएंगी। इस वक्त हमारे साथ सहाफ़ी तजज़ियाकार एंकर पर्सन मौजूद हैं PJ मीर साहब। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त का। सर, ये जो बात हो रही है कि कुर्बानी के बाद अब कुर्बानी की सूरत में APC कुछ ना कुछ चीज़ें निकाल कर लाएगी, तो मीर साहब ये वाकई अपोजिशन का इकट्ठा होना नज़र आ रहा है या 2 दिन पहले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुफ्तगू थी कि शहबाज शरीफ गले से हार उतार कर बिलावल भुट्टो और बिलावल भुट्टो उनके गले में हार डाल रहे थे? ये मुदस्सर, ये एक आप कह लो ये पॉलिटिकल गिमिक्री होती है और उर्दू में आप उसका लो पॉलिटिकल टोपी ड्रामा। बात यह है कि अगर आपने इनको हटाना है तो या आपने कुछ डिसलॉज करना है, आप अपने आप को फ्यूचर के लिए डिसलॉज कर रहे हो। आपके पास एक हुकूमत है, उसके पास एक पेंडेमिक आया हुआ है, उसके पास एक वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन आया हुआ है, ये खुद एक का फंसा हुआ है FATF के अंदर और IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जों के अंदर। द क्वेश्चन इज कि क्या आप इस रॉकिंग बोट को और आपने इसको रॉक करके नीचे गिराना है? नो, आप सब्र दिखाइए, सब्र और लोगों को सब्र समझाइए। क्योंकि अगर आपने एक तो आपकी तलखियां देख लो, आप अपोजिशन से भी देख लो, आप गवर्नमेंट से भी देख लो, आप इनकी तलखियां इतनी है कि कोई सेंसिबल मीनिंगफुल डिबेट होती कोई नहीं है। एक दूसरे पे तंज हो रहा है और एक दूसरे पे ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर जो कि नेशनल असेंबली के डिकोरम के तहत, इस ऑगस्ट हाउस के डिकोरम के तहत ये बिल्कुल नामुनासिब है। आपको आज चाहिए मुदस्सिर कि आप बड़ी संजीदगी से बैठो और रादर के रोड पे आके मुझे बता दो ना, आप मुझे बता दो इसका एक्चुअल रिजल्ट निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं निकला, 0-0। आपने सही कहा ना, कहते हैं बड़े इल्जाम लगाते हैं ऑपोजिशन की तरफ से सिलेक्टेड। आपका क्या ख्याल है सिलेक्शन कमेटी, अगर बकौल आपके ये सिलेक्शन कमेटी फिर इनको हिलने देगी? एब्सोल्युटली नॉट। तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट डायरेक्शन
कि जिसमें आप एस्टैब्लिशमेंट को भी आप रगड़ रहे हो, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को भी रगड़ रहे हो. यू रियली थिंक यू विल कम इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर थ्रू दीज मींस? नो. सो मैं समझता हूं कि अगर आपने एक चीज जब उनसे सवाल किया जाता है ऑपोजिशन से भी कि ऑपोजिशन, तो कुर्बानियां दोनों ने देनी है. सही, अच्छा कुर्बानियां दोनों की होंगी. ऑपोजिशन से जब सवाल किया जाता है कि आप किस तरीके से इस हुकूमत को हटाएंगे, कोई मैकेनिज्म कोई चीज़ है, तो उनका जुमला होता है कि किसी भी गैर आइनी इकदाम की हम हिमायत नहीं करेंगे. अब गैर आइनी इकदाम की हिमायत अगर वो नहीं करते हैं तो एतजाज़ अहसन साहब से पिछले दिनों में बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती थी जिसके ज़रिए वो ख़त्म हो जाए. अब अदम एतमाद की तहरीक तो दूर की बात है, यहाँ तो बिल भी उन्होंने कहा पास नहीं हो पाएगा. हुकूमत ने बिल भी पास करवा लिया, बजट की बात कर रहा हूँ, तो अब तो उनके हाथ में कुछ नहीं है. तो फिर ये क्या, किस चीज़ में कहा जाता है कि जी ये ख़त्म हो जाएगी हुकूमत, हुकूमत के ख़ात्मा बड़ा ज़रूरी है, हुकूमत को गिराया जाए, वज़ीर आज़म को घर भेजा जाए. तो ये कोई मैकेनिज़्म इनके पास कोई होगा कि जिससे ये करेंगे, या फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में फिर वो गैर आइनी इकदाम की तरफ कोई जाया जाए? भाई आप नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस कर देना. आपने सेनेट में भी कोशिश की थी, आपके ही वोटर्स इधर उधर हो गए थे, आप बता दें चेयरमैन इलेक्शन के ऊपर, तो आप कर दें, वो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. रोड पे जाके आपने क्या करना है? हर वजीर आजम जो आता है, ये सियासी ये जो आपके लोग कीड़े हैं, इनको तकलीफ होती है, इस वजीर आजम को हटा दो, उसका जहाज तैयार कर दो, ये वजीर आजम ठीक नहीं है. तो ठीक नहीं है तो फिर ठीक कौन है? आप हैं. ऑपोजिशन में आप होके आप ठीक हो जाते हैं, गवर्नमेंट में जाके दूसरे आपको कहते हैं आप गलत हैं. हमारा सियासी निज़ाम इतना गंदा हो गया है कि किसी को हम ना चांस देते हैं, ना कंसिडरेशन है, ना टॉलरेंस है, एक दूसरे के ऊपर बस हटाने के चक्रों में है. अगर आपके पास सोल्यूशंस है, बाय ऑल मींस आप आ जाए, कर लें. मैंने तो अब बल्कि एक प्रोग्राम में कहा भी था कि मुदस्सर, ये 2013 का ये था मैनिफेस्टो था PMLN का. तो नवाज शरीफ जब ये अपना एड्रेस करके नीचे जा रहे थे, तो नीचे खुद कह रहे थे अपनी जबान से गाड़ी में बैठने से पहले कि मुझे तो समझ नहीं आती है मैं हुकूमत ये कैसे चलाऊंगा, ये पीछे पीपल्स पार्टी वाले ऐसा गन छोड़ गए हैं, मैं इसको कैसे चलाऊंगा इस हुकूमत को. और आपने देख लिया, इवेंचुअली कोलिशन में आए, दोनों सेपरेट हो गए. आज दोनों आप ऑपोजिशन बेंचेस में बैठे हुए. ये कन्वीनियंस है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस. इन दोनों को चाहिए कि ये आपने आगे हुकूमतें करनी है, और आप अपने रास्ते अभी अच्छे तरीके से साफ रखो कि कल आप जब पावर लेकिन मीर साहब वो ये भी तो फिर इल्जाम वो करते हैं हुकूमत पर कि हुकूमत उनके साथ जिस किस्म के मामलात कर रही है, नैब कवानीन के ज़रिए, नैब के मुकदमात के ज़रिए, फिर आज तो उन्होंने सियासी इंजीनियरिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि नैब के ज़रिए वो की जा रही है. वो अब उनकी क़यादत के ख़िलाफ़ मुकदमात, उनकी गिरफ्तारियाँ, तो फिर हुकूमत भी तो इस वक्त बहुत ज़्यादा अपोजिशन को दीवार के साथ लगाए बैठी है. तो फिर अपोजिशन का रद्द अमल तो सख्त होगा. देखें, जो भी हुकूमत होती है वो कहते हैं कि नैब इसको कर रही है. ये जो केसेस हैं, ये तो पुराने केसेस है ना, आज के तो केसेस नहीं है. 90% पुराने केसेस. ये कोई PTI के इंस्टीट्यूटेड केसेस नहीं है जी. और ये जो आप आज गिला कर रहे हैं कि नहीं जी इनको इमरान कर रहा है, क्योंकि इमरान ने जो नारा लगाया था कि भाई मैं करप्शन खत्म करूंगा, क्योंकि ये पुराने वो जो सिचुएशंस थी उनको आगे लेके आए थे कि भाई मैं करूंगा. इमरान, आई कैन अश्योर यू, मैं ना इमरान की पार्टी का हूँ, ना नून का हूँ, ना पीपल्स पार्टी का. मैं बड़ा इंडिपेंडेंट हूँ, और इन दोनों को, बल्कि तीनों को, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को था काफ़ी, लेकिन इन सबको मैं पर्सनली जानता हूँ. मैंने ये जो आपने सवाल किया है, आई क्वेश्चन इमरान माई सेल्फ. आई सेड आर यू डूइंग दिस? ये मैं इन रेफरेंस टू चौधरी परवेज इलाई एंड शुजात. मैंने कहा जी आप ये करवा रहे हो? उन्होंने कहा यार पीजे ये तो मेरे अपने ये हैं अलायंस पार्टनर्स, मैं इन पे क्यों करवाऊंगा? ये तो मेरा नुकसान है अगर इन पे मैंने करवाया. ये अब जा रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि मैं इंस्टीट्यूट कर रहा हूं, आई हैव नथिंग टू डू विद इट, यू कैन गो एंड टेल देम. अब मुझे आप बताओ, इनके अपने अलायंस पार्टनर्स पे भी नैब आ रही है, बाकियों पे भी नैब आ रही है, ये इमरान करवा रहा है या गवर्नमेंट करवा रही है? नो. द क्वेश्चन इज, ये पुराने केसेस आए हुए हैं एंड वी हैव टू लुक सीरियसली इनटू देम. और अगर किसके मर्जी केसेस आए हो, मैं तो कहता हूँ खड़े हो जाओ और अपने आप को डिफेंड करो. हाँ, अगर नैब विक्टिमाइज कर रही है, अननेसेसरी आपको ये तकलीफ दे रही है, आई डोंट थिंक कि आपको जरूरत थी कि फॉर एग्जांपल आसिफ अली जरदारी को एट हिज एज विद ऑल द डिजीजेस ही इज गॉट, आपने उसको पकड़ के बेचारे को बंद कर दिया. आपको ये देखो, वो भाग तो नहीं रहा ना कहीं. आप उनको
ECL से निकाल दो, बाकियों को ECL से। मैं शहबाज का भी यही कहूंगा, आप उसको पकड़ लो यार, अंदर करो। आप जेल में रख के आप क्या 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 कर लोगे, मुझे बता दो। मेन मकसद है आपकी विंडिक्टिवनेस नहीं है, बल्कि जो आपका एलिगेशन है, हाँ जी इन्होंने इलीगल पैसा बनाया, और भाई इनको बिठा के इनकी इंक्वायरियां भी करो। हाँ, जब आपकी इंक्वायरी मुदस्सर कंप्लीट हो, आपके पास सब्सटैंशियल नहीं कंप्लीट एविडेंस आए, देन यू पुट देम बिहाइंड बार्स। हम पहले बंद कर देते हैं। दुनिया के अंदर 14 डे रिमांड है, 30 डे रिमांड नहीं होता, 90 डे रिमांड नहीं होता। 14 डे के बाद आप एक्सटेंड करते रहते हो, आप 90 डेज के अंदर उनको बंद कर देते हो। सो नेचुरली वो ये कहेंगे कि ये पीछे से इनको कोई पुश कर रहा है। तो आई थिंक वी नीड टू रिव्यू आवर लीगल सिस्टम एंड देन वर्क फॉरवर्ड, क्योंकि यही सिस्टम मैं आपको बता दूं, आज प्रोग्राम में नोट कर लें आप, यही सिस्टम, ये क्लिप निकाल लेना, यही सिस्टम आप देखोगे कि PTI की अगर हुकूमत नहीं आती है ना, ये सारे नैब वेब के केसेस ये इन पे भी डालेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। सो लेट्स क्लियर दिस मडल एंड मूव फॉरवर्ड। सर वो तो कह रहे हैं कि आपके जितने केसेस और जितनी करप्शन आप पर उतने केसेस आएंगे। वो तो पहले से ये कह रहे हैं अपोजिशन जमाते हैं कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो फिर आप पर इससे ज़्यादा केसेस बन जाएंगे, क्योंकि करप्शन आपके यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तरफ तो अपोजिशन है जिसके लिए हुकूमत कहती है कि इनके करप्शन पर जब हम हाथ डाल रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है, आवाम का दर्द नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम आवाम के हवाले से बात करते हैं, मीर साहब आप पंजाब में मौजूद है, चीज़ों को देख रहे होते हैं। 2 साल पहले जो एक आम आदमी की चीज़ है, आटा, चीनी, दूध की ये कीमतें, सर वो तकरीबन 20 से 30 रुपए तक उसकी कीमतें बढ़ गई। अब ये कहा जा रहा है कि माफिया के ख़िलाफ़ हम काम करते हैं, वो माफिया के ख़िलाफ़ तो पता नहीं कुछ हो रहा है, आवाम के लिए इस वक्त मुश्किलात बनी हुई हैं। और आज ही का, अब कल यकुम है, यकुम से पेट्रोल 7 रुपये मज़ीद महंगा हो रहा है। तो एक महंगाई आवाम के लिए बढ़ रही है, मुश्किलात आवाम के लिए बढ़ रही हैं। तो आप नहीं समझते कि इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी हुकूमत, उनकी पार्टी आहिस्ता आहिस्ता उसका ग्राफ तो बहरहाल नीचे आ रहा है कि वो आवाम को रिलीफ नहीं दे पाए? देखिए, अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो ये जो कीमतें ये बढ़ती जाएंगी। आप टैक्स देंगे, इनको सब्सिडीज देनी नहीं पड़ेगी। हम इस मुल्क में टैक्स नहीं देते। आप कैंसर को देखो, आप ये ना कहो हाँ कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ती हैं, कहीं कम नहीं होती हैं। एक जमाने में अमेरिका में 25 सेंट में भी आता था गैलन, आज देख लो कितने का है। तो मीर साहब इस पे हम बात करते हैं, हम बात कर रहे थे, एक बड़ा अहम मामला भी है। मैं इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया और वो पाकिस्तान इस मुकदमे में हमेशा बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चल भी रहा है और शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस पर बहुत ज़्यादा काम करे, वज़ारत ख़ारजा उनकी बड़ा काम कर रही थी। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। कश्मीर से ज़ाहिर यकजहती के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाया जाए, तफसील बताइएगा क्या इसका मकसद है और अब हम इस सारे मामले में कहाँ खड़े हुए हैं पाकिस्तान का केस? देखिए, 5 अगस्त को 1 साल पूरा हो जाएगा जो हिंदुस्तान ने गैर कानूनी और सलामती काउंसिल की करारदादों के बरक्स जो कदम उठाए जिसकी सबने मजम्मत की और सबने उनको मानने से इनकार किया। अब उसका 1 साल गुजरने को है 5 अगस्त को। हमने फैसला किया है कि हम 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाएंगे और उजागर करेंगे कि इस 1 साल में कश्मीरियों के साथ क्या हुआ, क्या बीती, क्या इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस हुई, UN चार्टर की वायलेशंस हुई, इंसानी हकूक को किस तरह पामाल किया गया और वो इक़दामात जिनकी कोई कानून इजाजत नहीं देता तो उठाए गए, जिनको पाकिस्तान ने मुस्तरद किया। हम अपने अज़म को दोहराएंगे, अपनी तजदीद अहद करेंगे कश्मीरियों के साथ जो अपने हक के खुद इरादियत की जुस्तजू में 7 दहाइयों से कोशा हैं। उसके लिए एक मुफस्सल एक्शन प्लान बनाया गया है जो शेयर किया गया है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैंने और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने हमने शेयर किया है और मुझे उम्मीद है, हम तवक्को कर रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क पाकिस्तानी और कश्मीरी इस यौम इस्तेहसाल को पूरे जोश और जज्बे से मनाएं। बिल्कुल ठीक है, और आप इस तमाम तर सरगर्मी को खुद मॉनिटर भी कर रहे हैं, ये भी हमने आज देखा जब आपने गुफ्तगू की। लेकिन शाह साहब एक यहाँ पर सवाल ये है कि 1 साल में सलामती कौंसिल में भी हम गए
हम अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर के दौरान भी बात की, OIC के अंदर भी ये तमाम तर चीज़ें बात हुई, लेकिन सर अब भारत की हठधर्मी वहाँ बरकरार है। बहुत सी आलमी ताकतें भारत के साथ जो उनके रवाबित हैं, जो उनकी तिजारत है, उसकी वजह से चीज़ें, तो इसमें अब हम ये समझें कि जहाँ जिस सूरत में कश्मीर का मुकदमा बन गया है अब वहीं पर रुक जाएगा? जी नहीं, ये जो एक अवामी मूवमेंट बन चुकी है और जो पीपल्स रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं जम्मू और कश्मीर में, ये अब थम नहीं सकती, ये रुक नहीं सकती। आर्जी तौर पर उसको दबाया जा सकता है, उसको मामलात को अपने मंतकी नतीजे तक पहुंचने में लटकाया जरूर जा सकता है, लेकिन ये दबाई नहीं जा सकती और ये यहाँ ठहरेगी नहीं, ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगी। अच्छा शाह साहब, ये आप बड़ी एक तफसील है जो आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से, आलमी रहनुमाओं के खतूत भी हैं, सफ़ीरों के हवाले से भी है, मीडिया की पूरी एक स्ट्रेटजी है आलमी तौर पर सारे। सर इसके अब क्या अगले आने वाले वक्त में वजारत ख़ारजा क्या करने जा रही है कि कोई ऐसा चीज़, को मैकेनिज़्म दोबारा से इसको उठाया जाए यूनाइटेड नेशन के हवाले से, OIC के हवाले से, कि कुछ प्रेशर हो कि वहाँ हालात को कदरे नॉर्मल किया जाए, क्योंकि अब वहाँ तो उन्होंने डोमिसाइल वाला मामला भी शुरू कर दिया है। जी, प्रेशर तो बिल्ड करने से होगा ना, और मैं समझता हूँ कि जो 5 अगस्त की हमारा एक्शन प्लान है, हमारी एक्टिविटीज है, उस प्रेशर को बढ़ाने का एक जरिया है, उसमें इजाफे का एक तरीकाकार है। अब इसमें अगर पूरी कौम मिलकर अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क अपनी आवाज मिलाती है और अपनी सोच हमारी सोच के साथ मुंसलिक करती है, तो यकीनन वो प्रेशर बिल्ड होगा। जैसे कि इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो आई है, जिस तरह की ह्यूमन राइट्स बॉडीज की तवज्जो आई है, तो ये चीज़ आगे बढ़ सकती है। शाह महमूद कुरैशी साहब, पहले बायलैटरल टॉक का एक मामला था कि बायलैटरल टॉक बिल्कुल रुक गया, वो एक गुफ्तगू थी, वो भी रुक गई। फिर अमेरिका ने सालसी की बात की जिसे भारत नहीं माना क्योंकि वो फरार चाहता है इस सारे अमल से। तो ये कोई बायलैटरल टॉक का मामला या सालसी का किसी तरह से मामला हो कि कोई ऐसी चीज़, क्योंकि अभी नज़र आ रहा है कि स्टक हैं, हम अपनी जगह पर बरकरार हैं कश्मीर की आज़ादी, उनकी जद्दोजहद के लिए और जो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन भारत की जानिब से जो बिल्कुल एक स्टिफनेस है उसको किस तरह से तोड़ा जाए? देखिए, सालिसी पर भारत आमादा नहीं है जी। और कई ममालिक ने उसकी पेशकश की है। हत्ता के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा कि वो अपने गुड ऑफिसर्स जो है पेश करने के लिए तैयार हैं ताकि ये मसला पुरअमन तरीके से हल हो सके, लेकिन भारत तैयार नहीं था। अमेरिका ने भी कोशिश की और दो तरफा मज़ाकरात के लिए अब पाकिस्तान तैयार नहीं है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जो इक़दाम उठाए गए जो है बिल्कुल गैर कानूनी है, उनका कोई जवाब नहीं ठहरता। तो उसके बाद अब इस सरकार के साथ तो बात करना बेसूस होती। सही। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कोशिश आपकी हुकूमत के दौर में भी हो गई है, अब कवानीन की सूरत में भी है कि FATF जिस पे बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भारत की जानिब से किया गया, पाकिस्तान के पॉइंट्स भी बेहतर हो रहे हैं, तो ये अब FATF का मामला पाकिस्तान के लिए अगले आने वाले वक्त में उम्मीद की जा रही है कि अगले इजलास में हम इससे निकल पाएँ? बड़ी कोशिश यही है कि हम निकल पाएँ और हमने उसके लिए मनसूबाबंदी भी की है। सही, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर ख़ारजा, और हवाले से बड़ी स्ट्रेटजी जो प्लान की गई है उस पर अमल दरामद की बात हो रही है और कहा जा रहा है यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा और इसमें पूरी पाकिस्तानी कौम, कश्मीरी तमाम लोग वो शामिल होंगे। मीर साहब, ये 5 अगस्त का मामला मैं ज़रूर चाहूँगा, आप हमेशा बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस पर कश्मीर पर बात कर रहे होते हैं। सर, हमारा मुकदमा अब यौम में इस्तेहसाल मनाने, एहतजाज करने, वहीं तक हम महदूद हैं, इससे आगे हम कुछ कर पाएंगे, कर सकने की पोजीशन में है? देखें मुदस्सिर, अभी शाह महमूद कुरैशी बात कर रहे थे, हम इकट्ठे थे ब्रसल्स में जब कश्मीर पे डिस्कोर्स हो रहा था। उस वक्त ये पीपल्स पार्टी में थे और शहरी रहमान, मौलाना फजल रहमान, बहुत बड़ा डेलीगेशन गया हुआ था ब्रसल्स में, तो हम कश्मीर के डिस्कोर्स पे बात कर रहे थे जी। और ये उसी दिन है, बिल्कुल रात को जब उसामा बिन लादेन पकड़ा गया तो अगले दिन वी वर इन ब्रसल्स, हम कश्मीर पे बात कर रहे थे। हमने वो अपने एवेन्यूज टू योर क्वेश्चन वो बंद कर दिए हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें ना। आज शाह महमूद कुरैशी knows very well the whole ये जो इसका कश्मीर का इशू है, and I'm so happy कि he's our foreign minister because
अब मैं समझता हूं कि इनको जितनी नॉलेज है बिकॉज ऑफ वेरियस एक्सपीरियंसेस बड़े कम लोगों को है। अब बात आती है कि हमने तो यहाँ बात कर दी, शाह साहब ने पाकिस्तान में बोल न्यूज पे कह दिया, हमने ये बात करनी है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। जी, हमारे पास एक पोडियम था कश्मीर सेंटर, ब्रसल्स, लंदन एंड वॉशिंगटन, वो हमारी अनऑफिशियल एम्बेसी थे। हम डेली बताते थे कि भाई ये देखो कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। आज हमें चाहिए कि हर प्रोग्राम के अंदर कश्मीर को हम ये ना करें ऑक्यूपाइड, हमें कहना चाहिए इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। सही, ये जो काम कर रहे हैं इलीगल कर रहे हैं। हम जो हैं, हम यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर्स हैं 48, 49, 50 एंड 57 के चार्टर्स पे हम काम कर रहे हैं। हमने वो वायलेशन नहीं की है। हिंदुस्तान ने इलीगल वायलेशंस की हुई हैं और इसको हमने हाईलाइट करना है। क्यों? क्योंकि जब हम हर चीज कर रहे हैं तो हमारे क्या प्रॉब्लम, देखें ना, आप बार बार सवाल करते हैं हर प्रोग्राम के अंदर, भाई क्या बनेगा? भाई बनेगा ये कि हमें ये जो हमारा जो मुद्दा है ये हमें यूरोपियन यूनियन में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, अमेरिकन कांग्रेस में, जो कि आप कह लो कि डिसीजन मेकर्स हैं या आप कह लो कॉरिडोर्स ऑफ पावर है, इन पे प्रेशर डालो। दुनिया को बोलो थ्रू यूरोपियन यूनियन हिंदुस्तान पे सैंक्शंस लगाओ। जब तक हिंदुस्तान पे सैंक्शंस नहीं लगाएंगे ये कभी बाज नहीं आएंगे। आज देखो ना, साल हो गया और ये लॉकडाउन नहीं है बाय द वे, ये मिलिट्री सीज है। सही। और इस मिलिट्री सीज को हमने दुनिया को बताना है कि दैट मिलिट्री सीज बिल्कुल आपने सही इस्तेमाल किया, मिलिट्री सीज। और बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए पूरी दुनिया में। जो लॉबिंग की जा रही होती है उस लॉबिंग का हमें उस तरह से मामला नज़र नहीं आ रहा है इस हुकूमत में। पिछली हुकूमत में तो खैर कश्मीर के मुकदमे के हवाले से माजरत के साथ बहुत कमज़ोरी रही है। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे आप। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फ़लसफ़ा कुर्बानी के हवाले से भी बात होगी और खैबर से कराची तक मंडियों में और ईद की तैयारियां कैसी हैं ये भी आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में और फ़लसफ़ा कुर्बानी, यानी कल अब ईद उल अज़हा है, कुर्बानी की जा रही है। इस वक्त पूरी दुनिया में के बेशतर ममालिक में आज ईद का दिन है। जहाँ जहाँ बोल न्यूज़ की नशियात लोग देख रहे हैं, हम उन तमाम लोगों को ईद मुबारक भी कहते हैं। लेकिन अब फ़लसफ़ा कुर्बानी, बहुत सी जगहों पे जानवर ज़िबा हो चुके हैं, बहुत सारे ममालिक में अपने टाइम के साथ जैसे जैसे पहुँचेगा और कल पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी। मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम फ़लसफ़ा कुर्बानी के हवाले से उनसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। सर कल ईद उल अज़हा थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि अब की बार जो एक जोश व खरोश होता है, एक मिली जोश व जज्बा होता है, एक मजहबी फरीज़ा अदा करना होता है, उसके लिए इस वक्त हालात कदरे मुख्तलिफ हुए, लोगों का वो रोज़गार नहीं है, वो हालात नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि सुन्नत इब्राहीमी है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हम अदा भी करते हैं, इस कुर्बानी का बुनियादी तौर पर फ़लसफ़ा क्या है कि सिर्फ जानवर कुर्बान कर देना, गोश्त बांट देना, या इसके पीछे कुछ और है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अहम तरीन नुक्ता हमें फ़लसफ़ा कुर्बानी के हवाले से समझना चाहिए वो ये है कि दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये तरीक़ा उसवा और सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मकामात पर फरमाया, ज़ुहू फ़इन्नहा सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम कुर्बानी करो कि ये तुम्हारे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और उनका तरीका। और इसी तरह कुरान करीम के अंदर कोई निस्फ दर्जन से ज़्यादा आयात में कुर्बानी का तज़किरा है, प्लस साथ साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आपको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको उनका बेटा ज़बह करने का हुक्म दिया था, जिसके बारे में यह आया कि या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। बाप पैगंबर, बेटा पैगंबर, तरबियत पैगंबरी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अब्बू जान जो कुछ अल्लाह ने आपको ख्वाब के अंदर हुक्म दिया, चूंकि अंबिया के ख्वाब वहीरा और आपका ख्वाब हुज्जत नहीं होता, लेकिन नबी को जो ख्वाब आता है वो अल्लाह की तरफ से वही होता है, वही की एक किस्म। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू जान जो हुक्म दिया गया कर गुजरिए, मुझे आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। बेटा ज़बह होने के लिए तैयार, ज़बह करने के लिए तैयार।
दिमागी लॉजिक फलसफे में ये बात नहीं आती। ये तो बाद में मामला हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेंढा जमीन से निकाला और उसके नतीजे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका जी सही। अच्छा, फलसफा बता रहा है अकीदा, नजरिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऑर्डर और हुक्म, ये वो चीज होती है कि जब इंसान को औलाद कुर्बान करनी पड़े, अपने आप को कुर्बान करना पड़े, माल जायदाद, तरका, पैसा, दौलत, शोहरत कुर्बान करना पड़े, तो अकीदे और अल्लाह के हुक्म के आगे इन सारी अल्लाह को हुक्म जो है वो असल एक फलसफा कुर्बानी है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर मुफ्ती साहब जानना चाहूँगा, लोग कह रहे हैं कि कुर्बानी के जानवर जब ज़िबा किया तो आपकी कुर्बानी होगी, अल्लाह ताला के यहाँ ना गोश्त है ना खून पहुँचने वाला है, नीयत पहुँचती है, इसलिए लोग वो गोश्त फिर फ्रिजों में फ्रीज़ कर रहे होते हैं। सर ये फिर गोश्त खुद ही रख लिया जाए, तकसीम करने का अमल ये भी फिर एक कुर्बानी के फ़लसफ़े के अंदर होना चाहिए। मैं चाहूँगा इस पर ज़रूर आप बात करें, क्योंकि लोगों ने तो फ्रीज़र ख़रीद लिए हैं। सर देखिए, गुजारिश ये है कि कुरान करीम में सूरह हज में अल्लाह ने फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत को खून नहीं पहुँचता, कुर्बानी के जानवर का गोश्त नहीं पहुँचता, लेकिन अल्लाह को तक़वा पहुँचता है। ये जो अल्लाह के हुक्म को मान लेना, सर तस्लीम सरेंडर कर लेना, ये है दरअसल अल्लाह रब्बुल इज्जत का मतलूबा हुक्म। और कुर्बानी जानवर पर छुरी फेरते ही अदा हो जाती है। जहां तक ताल्लुक है गोश्त का, इस सिलसिले में ये बात ज़हन के अंदर रखें कि ये बाकायदा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसकी तरगीब दी गई है, इसका मुस्तहब हुक्म दिया गया है कि उसके 3 हिस्से किए जाए। एक हिस्सा अपने और घर वालों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों, आइज़ा अकरीबा के लिए, और एक हिस्सा गुरबा और फुकरा के लिए। लिहाजा इसी तरीके को इख्तियार करना मसनून है, इसी तरीके को इख्तियार करना चाहिए। हमारे ये भी एक कुर्बानी के फलसफे में इन चीज़ों के तरीक़ाकार के साथ ही आप अपने जानवर ज़िबा और फिर उसकी गोश्त की तकसीम करें, ये कुर्बानी का फ़लसफ़ा भी। को बहुत शुक्रिया, मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे और फ़लसफ़ा कुर्बानी पर बात हो रही थी। कुर्बानी की तैयारियों के हवाले से हम बात कर लेंगे। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में अमजद कायम खानी हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि वहाँ पर 80% तक जानवर बिक चुके हैं। अमजद, क्या सूरत हाल है सोहराब गोठ मंडी की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की मरकज़ी मवेशी मंडी में। मवेशी मंडी की इंतज़ामिया का दावा है कि तकरीबन 7 लाख के करीब जानवर कराची की मवेशी मंडी में इस साल लाए गए थे, जिसमें से 6 लाख के करीब जानवर अब तक फ़रोख्त हो चुके हैं। मवेशी मंडी की अगर मैं आपको दिखा सके मेरे कैमरामैन नज़ाकत अली, तो इस वक्त भी जो है वो मवेशी मंडी में कहीं कैंप नज़र आ रहे हैं, कहीं टेंट खाली नज़र आ रहे हैं। तमाम के तमाम जानवर जो हैं ऑलमोस्ट यहाँ फ़रोख्त हो चुके हैं। कुछ टेंट यहाँ खाली हैं। इस तरफ का भी अगर देख लें तो कुछ टेंट्स के अंदर जो है अब भी जानवर मौजूद हैं, जबकि कुछ टेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर खाली हो चुके हैं। ग्राहकों का जो कहना है, ग्राहकों से जब हमारी यह बात हुई, मुख्तलिफ ब्लॉक्स में हम गए तो उनका कहना यही था कि जानवरों की कीमत जो आसमान से बातें कर रही थी वो बरसात के बाद बतदरीज कम हुई, जिसके बाद ख़रीदारी में जो उरूज आया और ख़रीदारी पे उरूज पे आने के बाद यकायक 2 दिन के अंदर मंडी मुकम्मल। ठीक है, अमजद कायम खानी आगाह कर रहे हैं कि बहुत से टेंट खाली हो गए, लेकिन अभी कुछ टेंट हैं मौजूद जहाँ पर जानवर भी मौजूद है और एक ऐसा ही टेंट है जहाँ पर बबलू को लाया गया है। नादरा मुश्ताक बबलू के साथ मौजूद हैं। ये बबलू का क्या किस्सा है, क्या नखरे हैं, नादरा आगाह कीजिएगा। जी, बबलू से मुलाकात बहुत ही अमेजिंग रहेगी, क्योंकि हम आपकी मुलाकात इस वक्त करवाने जा रहे हैं बबलू से, जो कि 4 माह के आए थे यहाँ पर। और अब देखें कि इनकी आप सेहत देख सकते हैं, इनकी हाइट देख सकते हैं, और कहते हैं ना फ़िज़ीक बहुत ज़बरदस्त है इनकी फ़िज़ीक। जी, मैं चाहूँगी कि बबलू के जो मालिक हैं उनसे भी बात करें कि भाई ये इतना बड़ा जो बैल ये तैयार हुआ है, ये कितने अरसे की इनकी मेहनत है, क्या खाता है, किस तरह खाता है, किस तरह से उसकी निगहदाश्त की गई है, नशोनुमा की गई है। आप ज़रा सामने आइए और हमें बताइए कि भाई आप इसको ऐसा क्या क्या खिलाते हैं और क्या पिलाते हैं। 5 किलो दूध रेगुलर का होता है और 8 किलो इसको राशन मिलता है। तो ये पानी वगैरह खिदमत एक बंदा जो है ना इसकी खिदमत करता है, पूरा दिन इसके ऊपर रहता है। तो आप जो बता रहे हैं कि 5 किलो दूध और 8 किलो राशन, ये एक दिन का है जो कि ये खाता है, तो पूरे महीने में ये तो बड़ा लंबा खर्चा करता होगा। जी, पूरे महीने का तकरीबन इसका 2 लाख रुपया खर्चा हो जाता है।
2 लाख या 4 लाख? जी तकरीबन 4 लाख तो सालाना है इसका खर्चा है। 4 लाख सालाना खर्चा है और ये पर डे इतना खाता है कि ये तो मुझे तो लगता है कि इंसान जो है वो इससे कम खाते होंगे। अच्छा ये बताएं इसकी जो कीमत है खुराक के हवाले से यकीनी तौर 4 किलो दूध जो है वो कैसे पी सकते हैं। लेकिन एक और जानवर है बड़ा नायाब और वो कोयटा की मंडी में है जहाँ पर आबदा बलोच है और इस जो दुम्बे के 4 सींग हैं। मजीद बात करेंगे आबदा बलोच से। आबदा आगाह कीजिएगा, बड़ी तवज्जो हासिल किया है इस जानवर ने भी मंडी में। मंडी में जहां ईद कुर्बा के मौके पर जो है लोगों का रश बना हुआ है, वहीं पर यहां जो 4 सीन वाला दुम्बा है, कद में तो है ये छोटा लेकिन अपने सीन की वजह से ये काफ़ी लोगों की जो है तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। यहां पर हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये दुम्बा तो उसे पसंद आ गया है इसकी सीन की वजह से, लेकिन वो जो है ख़रीद रहा है, इसकी कीमत कितनी है? जी हाँ, मैं वो पसंद आ गया। ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती इन्होंने बड़ा इसको सजा के रखा हुआ है, मगर ये छोटा सा बच्चा है। मैं चाहता हूँ कि जो थोड़ा सा कीमत में मेरे साथ सही हो जाए ताकि मैं इसको ख़रीदूँ, ताकि हमारे बच्चे भी देख ले कि यार चलो एक अच्छा सा चीज़ बाबा आज लिया है। और ये कि जो है थोड़ा सा इन्होंने कीमत ज़्यादा रखा हुआ है, थोड़ा सा देखना चाहिए। सुना कि जो शहरी है उनका यही कहना है कि देखने में तो है बहुत ही खूबसूरत, लेकिन इसकी जो कीमत है वो मालिक 80,000 रुपये जो है बता रहे हैं कि 80,000 रुपये से 1 रुपये भी कम नहीं किया जाएगा। ताम जो शहरी है उसका व्यापार से जो है और बहुत चल रहा है। हमें आगाह कर रही थी आबदा बलोच, वहाँ पर तो अब सौदा नहीं हो रहा, लेकिन व्यापारियों और गाहकों की इस वक्त जो तकरार लाहौर की मंडी में चल रही है। जुनेद अहमद हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, लाहौर की मवेशी मंडियों के अंदर रौनकें अपने अरूज पर पहुंची हुई हैं। ईद कुर्बान की आमद है और हर कोई चाहता है कि वो जल्द अज जल्द मुनासिब दामों के अंदर अच्छा जानवर ख़रीद ले और ईद कुर्बान के अंदर जो है वो कुर्बानी के फरीज़े को सर अंजाम दे। यहाँ पर भी मैं मनावा की मवेशी मंडी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो खरीदार और व्यापारियों के दरमियान बहस व तकरार का सिलसिला भी जारी है। हर कोई चाहता है कि वो मुनासिब दाम में ख़रीदे, ताहम व्यापारी चाहते हैं कि उनको उनका मांगा हुआ दाम मिले। हमारे साथ भी शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कितनी देर हो गई आपको घूमते हुए, कुछ खरीदा भी है या नहीं? मैं पिछले 4 घंटे से यहाँ पे घूम रहा था, तो लेकिन मुनासिब जानवर नहीं मिल रहा था, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो इन्होंने 1,25,000 रुपया मांगा था, लेकिन हमारा 95,000 में फाइनल हो गया। तो अल्लाह ताला हमारा कबूल करें इंशाल्लाह। जी हाँ, 95,000 में इन्होंने ये बैल। आखिरी दिन और कीमतें आज भी बहुत ज़्यादा हैं, गाहक और व्यापारियों के दरमियान तकरार भी हो रही है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर ईद की तैयारियों और जानवरों की खरीदारी के हवाले से बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुख्तलिफ शहरों से सूरत हाल आपको मंडियों की भी आगाह कर रहे हैं और ईद की तैयारियों से मुतालिक भी बता रहे हैं। तो पेशावर की बात करेंगे, जहाँ पर नुमान इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। वक्त कम रह गया है और जानवर ख़रीदने के लिए भी इस वक्त मवेशी मंडियों में खासा रश दिखाई दे रहा है। पेशावर की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा नुमान। जी, वक्त बहुत कम रह गया है, कल ईद है और आज अगर किसी ने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदने हैं तो वो आज ही ख़रीद लें, वरना इसके बाद उन्हें जानवर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि हम पेशावर की मवेशी मंडियों में ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं कि जो ख़रीदार हैं और जो व्यापारी हैं उनके दरमियान बहस मुबाहिसा चल रहा होता है। ये एक जगह नहीं है, बल्कि तमाम ही जगहों पर ऐसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है। ये जो व्यापारी हैं इनसे बात करते हैं कि जो इस बैल की कीमत है, कितने डिमांड कर रहे हैं, ख़रीदार कितना देने पर राज़ी हैं। आप ये बताएं इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसका डिमांड हम 1,60,000 कर रहे हैं। ये बहुत महंगा नहीं है 1,60,000 का? जी, हम भी खुद महंगा लिया है, तो इसीलिए हम भी महंगा बेच रहे हैं। अच्छा, ये ख़रीदार से हम बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप बताएं कि ये जो कुर्बानी का जानवर है ये क्यों आप 1,60,000 का नहीं ख़रीद रहे, इसकी कितनी कीमत आप देना चाहते हैं? हमने तकरीबन 1,23,000। हाँ, तो ये क्या कहना है कि फाइनल कितने का दे रहे हैं? 1,30,000 पे आता है, लेकिन हमने नहीं लिया इसे। तो मतलब 7,000 की वजह से डील नहीं बन रही। तो पेशावर में इस वक्त महंगे जानवर हो रहे हैं और व्यापारी कह रहे हैं कि हम खुद महंगे लेकर आएँ। वहाँ तो सौदा हो या ना हो, लेकिन आपको जो जानवर ख़रीद कर ले आए हैं लोग, उनके बच्चे इस वक्त खूब
नाज नखरे उठा रहे हैं उन जानवरों के। तो शाहिद अली इस वक्त ब्यूरो हेड सक्खर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शाहिद, आगाह कीजिएगा, जानवर जिन्होंने ख़रीद लिए हैं तो अब उनकी क्या हालत है, और ख़ास तौर पर बच्चे तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। मवेशी मंडी से कुर्बानी के जानवर तो ख़रीद लिए गए हैं, भाव ताव भी हो गया, महंगे मिले सस्ते मिले, जानवर ख़रीद लिए गए। जानवर ख़रीद के अब घरों पर आ गए हैं। अब कुर्बानी के जानवरों के नखरे उठाने का वक्त आ गया, और ये नखरे यकीनन बच्चे उठाते हैं। आप देख सकते हैं ये बच्चे यहाँ मौजूद हैं, इन सब के घर वालों के कुर्बानी के जानवर यहाँ बंधे हुए हैं, और आप देख लें कितने बच्चे यहाँ मौजूद हैं अपने कुर्बानी के जानवरों के साथ यहाँ मौजूद हैं। ये देखें एक छोटा सा बच्चा जो है वो अपनी गाय के साथ यहाँ मौजूद है। बेटा कब उसको इसे सुबह से हमारा। अच्छा, कहाँ लेके गए थे? हर जगह लेके गए थे, हर जगह लेकर गए थे। ये गाय है इनकी छोटू की, और इसको हर जगह इन्होंने जो है वो घुमाया है। ये बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं। आप बताओ बेटा, ये आपकी गाय कौन सी है? वो वाली है। अच्छा, क्या नाम रखा है उसका? रानी। अच्छा, कहाँ घुमाया उसको? हर जगह घुमाया है। इनकी गाय का नाम रानी है, और इन्होंने हर जगह घुमाया है। इसी तरह जितने बच्चे आपको ये नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, इन सब के यहाँ पर जो है वो जानवर बंधे हुए हैं। कोई उसे घुमाने के लिए ले जा रहा है, कोई उसे जो है वो घास खिला रहा है, कोई उसे नहला रहा है। मतलब इस वक्त जो है कुर्बानी के जानवरों के नाज नखरे उठाने का वक्त है, क्योंकि ये आखिरी दिन है, कल तो इनको ज़िबा हो जाना है। इसलिए बच्चे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा वक्त इसके साथ गुजार सकें वो उसके लिए गुजार रहे हैं। और इस वक्त मेला लगा हुआ है कुर्बानी के जानवरों के साथ इन बच्चों का। बहुत शुक्रिया शाहिद अली, हमें सक्खर में बच्चों की सूरत हाल बता रहे थे कि वो नाज नखरे उठा रहे हैं, घुमा रहे हैं जानवरों को। जानवरों की ख़रीदारी है, उसके बाद आज बच्चों के नाज नखरे हैं जानवरों के साथ। लेकिन कल का दिन बड़ा अहम होगा, जब ईद कुर्बान के बाद आलाइशों को ठिकाने लगाने का अमल होगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इस वक्त क्या कर रही है, फैसलाबाद की क्या तैयारियां की गई हैं, हम बात करेंगे। उवैस सत्तार हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस, आगाह कीजिएगा, क्या तैयारियां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने कल के दिन के लिए की हैं? ये बिल्कुल ईद उल अज़हा की आमद है, और जहाँ पर हर शख्स सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवर ख़रीद रहा है, वहीं कुर्बानी के बाद इन जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाने का जो काम है, ये ज़िला इंतज़ामिया के लिए, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और आज इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं CEO फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी काशिफ रज़ा साहब। इनसे हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या प्लान है इनके अथॉरिटी का, इनके इदारे का, और किस तरह इतनी बड़ी तादाद में जो आलाइशें होती हैं, जो गंदगी होती है, उसको ठिकाने लगाया जाएगा, किस तरह अपने इस शहर को खूबसूरत रखा जाएगा ईद उल अज़हा के मौके पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह हमने इस साल भी अपना प्लान जो है वो तरतीब दिया है, जिसमें तकरीबन 4000 वर्कर्स और 474 गाड़ियाँ जो है वो हिस्सा ले रही हैं इसमें। और एक्सपेक्टेड हमारा जो है वो 18000 टन जो है वो वेस्ट है, और लास्ट टाइम हमने 18334 टन उठाया था। तो हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारा जो प्लान है वो बिल्कुल रेडी है, और हम भी इसके लिए तैयार हैं। और इसके लिए हम एक कंप्लेंट सेल बना रहे हैं, 1139 नंबर है, वहाँ पे हम कंप्लेंट्स भी इसकी रिसीव करेंगे। ठीक है, अच्छा ये बता दीजिए कि इदारा तो काम कर रहा है, आपका स्टाफ भी कर रहा है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है लोगों में। अगर हम देखें कि अपनी इलाके में भी देखें तो कई लोग प्लाट्स में फेंक देते हैं आलाइशें, गंदगी, तो अवेयरनेस के लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए हमने तकरीबन 40 के करीब जो है पूरे फैसलाबाद सिटी के अंदर अवेयरनेस कैंप्स लगाए हैं, और जहाँ से हम लोगों को अवेयरनेस देंगे, लीफलेट्स वगैरह, और उसके अलावा वहाँ पे कंप्लेंट भी में आगाह कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की क्या तैयारियाँ फैसलाबाद में की गई हैं, इस बात का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है कि जब आप ईद कुर्बा में जानवर ज़िबा कर रहे हैं तो उसकी आलाइशों को ठिकाने लगाने की ज़िम्मेदारी भी आप लीजिए, क्योंकि कुर्बानी का फ़लसफ़े के अंदर ये भी शामिल है कि अपने इर्द गिर्द, अपने शहर को, अपने इलाके को साफ़ रखने का अमल भी हो। और मुस्तहिकीन का ख्याल ज़रूर रखिए, क्योंकि आप तो शायद सारा साल उस गोश्त को मुख्तलिफ़ खानों के अंदर खा सकते हैं, लेकिन लोगों की शायद उम्मीद ये होती है पूरा साल में कि कुर्बानी में उन तक ये जो जानवरों का गोश्त है वो पहुँच सके। एडवांस आपको ईद मुबारक भी कहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।